नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 क्लास 2 त्रिकोणमिति त्रिभुज का। त्रिकोणमिति तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है तो क्या कर रहे हो भाई, जाके पढ़ लो। और उसके बाद हम लोग जो शुरू कर रहे हैं कि त्रिभुज का जो है लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने सारा बेसिक चीजें जो है वो कवर कर दिया है। समरूप, सर्वांग समता, जितना भी है जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने कवर कर दिया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, क्लास 1 नहीं देखा है, तो फिर कर क्या रहे हो यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो जाके तुम वो देखो लेक्चर नंबर 1, उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 2 जो है तुम इजीली शुरू कर सकते हो। लेक्चर नंबर 1 जाके पहले देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 जो है तुम शुरू कर सकते हो। हम लोग इसमें जो है प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब इस वीडियो में पूरा का पूरा जो है प्रमेय का खजाना होने वाला है। जितना भी प्रमेय है हम लोग एक साथ पढ़ रहे होंगे। तुम लोग का क्वेश्चन हो रहा होगा कि मतलब सारा प्रमेय हम एक साथ क्यों पढ़े, तो मैं तुमको बताऊंगा। सिंपल सा तुम पढ़ो एक साथ, सारा जो है प्रमेय जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे और मैं जब बताऊंगा तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो प्रमेय का खजाना में जो है जितना भी प्रमेय मैंने कवर किया है, स्टार्टिंग का जितना भी प्रमेय है सब जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड में आ रहा होता है। इसलिए मिस आउट नहीं करना है, इसको समझो। देखो, रटने का कोशिश कभी मत करना, मैथमेटिक्स है, इसको समझने की कोशिश करना और तुमको चीजें जो है इजीली जो है वो समझ में आएगा। मैं इतना आसान भाषा में तुमको, आसान मेथड से तुमको चीजें समझाऊंगा जिससे कि तुमको इजीली चीजें समझ में आएगा। और मैं बताऊंगा तुमको कि कैसे लैंग्वेज लिखना है जिससे कि तुमको जो है एग्जाम में जो है अच्छा मार्क्स मिल सके। 5 नंबर क्वेश्चन आता है इसमें ये प्रमेय का, तो कैसे लैंग्वेज खुद से लिखना है, तुमको रटना भी नहीं है, वो लैंग्वेज तुमको नहीं रटना है भाई, खुद से लिखना है। कैसे लिखना है वो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इसमें जो हम लोग सिर्फ प्रमेय ही पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है प्रमेय का खजाना, जिसमें तुमको सारा प्रमेय जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, ये तुम्हारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तुमको बताता हूं मैं त्रिभुज का एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि तुमको इजीली समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा पिछले वीडियो में, तो आप जाके वहां देख सकते हो। ए, बी और सी है, ठीक है। तो अगर हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, ये जो है ऊंचाई, मतलब लंब जो है उसी को ऊंचाई बोलते हैं, और नीचे जो है जिस पर लंब रहता है उसको हम लोग आधार बोल रहे होते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/2 गुने आधार, आधार कितना है? BC, तो BC गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? AB, तो ये तुम्हारा AB हो जाएगा। तो ये लंब जो होता है ना उसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। लंब और आधार जो है जिस पर जो वो लंब रहता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। समझ में आ गया? अब मान के चलो कोई कोई त्रिभुज हम लोग का इस तरह का रहता है, ठीक है। ये कोई त्रिभुज A, B और C है। अब इसमें तुम सोच रहे हो कि लंब तो है ही नहीं, तो मैं निकालूंगा कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल? तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस सिचुएशन में सबसे पहले तुमको एक लंब डालना होता है। सिंपल सा जो है A से जो है BC पर एक लंब डाल दिए D। अब जो है ये तो तुम्हारा एक अब ऊंचाई हो गया, तो अब सिंपल सा क्या निकाल सकते हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकाल सकते हो? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार कितना है? BC है, तो BC, और ऊंचाई कितना हो गया तुम्हारा? AD, तो ये तुम्हारा AD हो गया। ऊंचाई जो है हम लोग किसको बोल रहे हैं? लंब को बोल रहे हैं। जो भी लंब रहता है, तो लंब इस त्रिभुज में तो था नहीं, तो हम लोगों ने खुद से एक रचना में लंब ड्रॉ करा। उसके बाद जो है हम लोग का वहां से लंब आ गया। उसके बाद तुम्हारा जो है BC तो ऑलरेडी था आधार, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आई होप कि आप लोगों को जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई जो है कुछ और नहीं, लंब होता है, जो कि इसमें समकोण त्रिभुज में तो ऑलरेडी लंब दिया हुआ रहता है। लेकिन इस तरह के त्रिभुज में कभी कभी ऐसा होता है कि लंब नहीं है, तो सिंपल से हम लोग लंब खींचेंगे, उसके बाद ऑलरेडी आधार रहता है, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बस अब यहाँ से हम लोग अपना प्रमेय जो है वो शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहीं भी निकालना हो तो तुम इजिली यहाँ से निकाल पाओगे। चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रमेय देखते हैं हम लोग। पहला प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये कहना क्या चाह रहा है, इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे पहले। लेकिन प्रमेय जो है, ये भी जो भी प्रमेय है उसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं या BPT बोलते हैं। इसको जो है
थेल्स साहब ने दिया था। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग जो है थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। इसको जो है थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। क्या थेल्स प्रमेय किसको थेल्स प्रमेय बोलते हैं? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको हम लोग थेल्स प्रमेय बोलते हैं और इसको जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, यानी बीपीटी भी बोल रहे होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जो है जो भी बोल रहा है उसको हम लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को लिख सकते हैं, दिया है, क्या दिया है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा, पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। हम लोग को यहाँ कोई एबीसी त्रिभुज दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग सिंपल सा बोल देते हैं कि माना कि, यहाँ दिया हटा सकते हो, तुम लिखो माना कि जो जो बोल रहा है तुम इत्मीनान से वही चीजें खुद से लिखते जाओ, ठीक है ना। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, भुज है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो हम लोग का क्या बोल रहा है कि एक जो है तुम्हारा जो है यहाँ पे बिंदु है, ये ए बी पर एक बिंदु है और दूसरा बिंदु जो है तुम्हारा ए सी पर है। तो ये दूसरा बिंदु तुम्हारा क्या है, ए सी पर है। दोनों मान लेते हैं, एक डी है और एक ई है। तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है और भुजा ए बी पर डी और एसी पर बिंदु ई है, ठीक है। इतना खुद से लिखा है, यह कोई रटना नहीं है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, जो भी बोल रहा है उसको लिखना है। और ये है, उसके बाद और डी या कॉमा करके तुम लिख सकते हो, डी और ई को मिलाने पर डीई समांतर बीसी बनता है, बीसी हो जाता है। समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन में यही चीज बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी त्रिभुज बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया जाता है, यानी ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। दोनों को प्रतिच्छेद करने के बाद एक रेखा खींची जाती है, तो वो जो है बीसी के समांतर होती है। तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो है क्या है, अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी एडी बटे, हमें सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ई सी। आई होप कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना जो है चीजें समझ में आ गया होगा कि हमें जो है ये चीजें जो है ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करके निकालना है। हमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एक एबीसी त्रिभुज है, हम लोगों ने माना एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें जो है एबी पर डी है और एसी पर जो है ई है, दोनों को मिलाने पर जो डी बनता है वो बीसी के समांतर है। इतना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और हमें सिद्ध करना है एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रचना करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हमको रचना करना पड़ेगा, तो लिख सकते हैं रचना में क्या लिखते हैं कि देखो बिंदु ई से एडी पर बिंदु ई से एडी पर, और देखो बिंदु ई से एडी पर, तो बिंदु ई से एडी पर लंब खींच देते हैं और बिंदु डी से एई पर एक लंब खींच देते हैं। तो वही लिख रहे हैं कि रचना बिंदु ई से एडी पर ये तुम हम लिख देते हैं एम और एन, एक बिंदु हो जाता है। बिंदु ई से एडी पर एम
और और बिंदु बिंदु डी से बिंदु डी से एई पर एम लंब खींचा, लंब लिखो, लंब खींचा। सिंपल, जो हम लोगों ने करा वही चीज हम लोगों ने लिख दिया। सबसे पहले क्या है कि हम लोग को सारा क्वेश्चन के बारे में लिख लेना है। उसके बाद सिद्ध करना है कि हमें ये सिद्ध करना है। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो रचना बिंदु ई से एडी पर एम और बिंदु डी से एई पर एन है, ये एन है एम और ये एन है, दूसरा वाला जो है ये एन है। तो एन लंब खींचा। सिंपल हम लोग इतना जो है लाइक कंस्ट्रक्शन कर लिए। और सिंपल सा एक जो है ये सब इसको भी मिला दो और तुम लिख सकते हो कि डी को ई से, डी को सी से और बी को ई से मिलाया। सिंपल, जितना हम लोगों ने करा उतना हम लोगों ने सिर्फ लिख दिया, इतना ही करना है बस। अब हम लोग आगे जो है अब सिंपल सा प्रूफ करना शुरू करते हैं। सिंपल सा अब जो है सेम त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, जो अब हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट किया, नहीं तो बार बार आके देखना पड़ेगा चीजें। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ ये चीज सेम चीज बना लेते हैं जो हम लोगों ने अभी बनाया पिछले पेज में, ठीक है ना। तो ये कोई ABC त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, जिसमें जो है AB पर D है और तुम्हारा AC पर जो है E है। ऐसे है कि ये दोनों D जो है पैरेलल है BC के, और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा था D से जो है AE पर एक लंब डाला जिस जो N पॉइंट पर है, एंड हम लोगों ने E से एक AD पर लंब डाला जो कि M पॉइंट पर है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने B को E से मिलाया और D को C से मिलाया। बस इतना हम लोगों ने करा, ये जो कि हम लोगों ने रचना में ये चीजें लिख दिया है। अब हम लोग यहाँ से प्रमाण करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रमाण करना शुरू करते हैं जिसको हम लोग उपपत्ति बोलते हैं, उपपत्ति बोलते हैं, ठीक है ना। उपपत्ति हम लोग यहाँ से करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो चलिए, जिसको हम लोग प्रूफ भी मतलब प्रूफ करना शुरू कर देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो सिंपल से क्या कर सकते हैं, देखो अब हम लोग त्रिभुज ABC में लेते हैं। देखो यहाँ हम लोगों ने अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और पेन चेंज कर देते हैं, पूरा लाल लाल हो गया, सही नहीं लग रहा, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज जो है ये लेते हैं, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। एक बार हम लोग लंब इसको लेते हैं, ये भी लंब था, तो एक बार हम लोग ME को लंब लेंगे और एक बार हम लोग जो है DN को लंब लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ADE में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार कितना है, आधार ये हो जाएगा। अगर हम लोग एक बार इसको लेते हैं तो आधार जो है तुम्हारा ये हो जाएगा, 1/2 गुने आधार AD गुने ऊंचाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, लंब होता है ऊंचाई, तो ME जो है तुम्हारा ऊंचाई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसको हम लोग जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग जो है त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, DE और B का। तो हम लोग दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। सिंपल है, बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने आधार कितना है इसका, DEB का आधार कितना है, तो ये DB है, DB या BD लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। और ऊंचाई कौन सा है, देखो इसी आधार पर एक लंब खींचा हुआ है, ME जो है इसी आधार पर है। अगर आगे एक्सटेंड करोगे तो ये भी जो है वो DB का ही लंब है, तो जो इसका लंब, इसका भी लंब जो हो जाएगा वो ME ही हो जाएगा, तो इसका लंब जो है ME ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 2 जो है वो मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 भागा समीकरण 1 को 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर सारा स्टेप तुम एक एक करके लिख सकते हो, समझे, ठीक है। चलो हम लोग अब देते हैं, तो भाग देने पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल कितना है,
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल है 1/2 गुने AD गुने ME, ठीक है। अब इसमें देखो उसके बाद जो है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुने DB गुने ME। अब देखो ME से ME तक कट जाएगा, ME से ME कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। या हम लोग क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल जो है तुम्हारा कितना हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, AD बटे DB। ये तुम्हारा हो गया। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब जो है इसी प्रकार अगला में जो हम लोग लिखते हैं, इसी प्रकार अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि इसी त्रिभुज में ADE में जो है पहले अभी इस बार जो है इसको लंब माने थे और इसको आधार माने थे। अब क्या करना है कि इसको आधार मानना है और इसको लंब मान के जो है ADE का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुने आधार, इसमें कितना हो जाएगा, ये आधार जो है तुम्हारा कितना हो जाएगा, AE आधार हो जाएगा। तो AE गुने ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई लंब होता है, तो इस बार हम लोग ये आधार लिए हैं तो लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी DN हो जाएगा तुम्हारा लंब। तो ये DN हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस बार इसमें क्या किए थे, इस वाला में कि हम लोग जो है DEB का क्षेत्रफल निकाले थे। अभी जो है हम लोग निकालेंगे DEC का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, DEC। तो DEC त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार कितना है, तो आधार जो है इसका ये CEC ही रहेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा E और C गुने ऊंचाई, तो यही होगा। तो इसको हल्का सा एक्सटेंड करेंगे तो ये ऊंचाई जो है ये इसका यही हो जाएगा, लंब यही है। CE पर जो है लंब तुम्हारा DN ही है, तो इसका ऊंचाई जो है वो DN हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसको इक्वेशन समीकरण 4 मान लेते हैं, इसको जो है समीकरण 5 मान लेते हैं। इसी तरह जैसे हम लोगों ने इसमें करा, समीकरण 1 को 2 से भाग डाला, इसमें भी हम लोग समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा। अब देखो सिंपली क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना है, AE गुने DN, ठीक है, बटे 1/2 गुने ADC का क्षेत्रफल कितना है, EC गुने DN। सिंपल है। देखो अब 1/2 से 1/2 कटा, DN से DN कटा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कितना हो गया, बराबर AE बटे EC हो गया। ये तुम्हारा जो है ये क्या नंबर था, ये 5वां था, ये 6ठा तुम्हारा इक्वेशन जो है वो समीकरण सॉरी ये 4 होता है, ये तुम्हारा 6ठा हो गया, समीकरण 6 हो गया। अब एक चीज हम लोगों को पता होना चाहिए जो कि हम लोगों ने 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने 9th में कि अगर देखो अगर कोई भी त्रिभुज हम लोगों ने 9th में पढ़ा था एक चीज, अगर कोई भी दो भुजा एक दूसरे के समांतर है, DE और BC एक दूसरे के समांतर है, और उसके अंदर जो भी त्रिभुज बनता है ना, उसके अंदर जो भी त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल जो है वो समान होता है। यानी त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों होता है ये, हम लोगों के 9th में एक प्रमेय था, ठीक है ना, उसी के हिसाब से अगर दो भुजा अगर समांतर है तो उसके अंदर बनने वाली त्रिभुज की क्षेत्रफल जो है वो समान होती है, बराबर होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अब यहां लिख सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पर लाइक अब बात किया था कि DE और BC समांतर है, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज DEB, यहां देख लो, त्रिभुज DEB
व त्रिभुज DEC समान आधार DE वाले दो त्रिभुज हैं। दो त्रिभुज है जो समांतर DE व BC के बीच, जो समानांतर DE व BC के बीच बने हैं। DE और BC के बीच बने हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये दोनों कैसे हो गया, ये एक प्रमेय था 9th में, तो कि अगर कोई भी त्रिभुज जो है दो समांतर भुजाओं के बीच बनता है और उसका आधार अगर सेम है तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज तुमको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। देखो ADE यहाँ क्या क्या बराबर है, ADE दोनों में कॉमन है, ठीक है। ADE दोनों में कॉमन है। यहाँ पर देखो मैं पेन चेंज करके बताता हूँ, ठीक है। इक्वेशन तुमको 6 में तुमको क्या करना है, इक्वेशन 6 में 3 में और इक्वेशन 6 में देखो क्या है कि ADE का क्षेत्रफल, ऊपर वाला पार्ट देखो ADE का क्षेत्रफल और इसमें भी ADE का क्षेत्रफल ऊपर कॉमन है। नीचे क्या है, DEB का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल है। अब दोनों बराबर ही है। देखो यहाँ पर देखो DEB का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल, मतलब दोनों सेम नहीं हो जाएगा। तो तुम इस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ पर जो है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल भी लिख सकते हो उसको। तो सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण तीन से ऐसे कुछ लिख सकते हो। समीकरण 3 से क्या है, यहाँ पे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल यहाँ पर है। और ADC जो है DEC जो है DEC का क्षेत्रफल है और DEC जो है DEB का क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमको ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है तुमको? यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल हो गया, पहला बात त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, और नीचे क्या लिखा हुआ है DEB का क्षेत्रफल। तो तुम्हारा DEB का क्षेत्रफल जो है तो सेम हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो इसमें क्या है DEB का क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो DEB का क्षेत्रफल जो है तुम्हारा DEC का क्षेत्रफल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, DEB का क्षेत्रफल के जगह पर DEC का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ये चीज लिख सकते हैं। बाकी बात वो चीजें जो है आगे का जो है AD/DB ही है, तो AD/DB ही है। इतना समझ में आ रहा होगा। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर सबसे पहले एक प्रमेय था जिससे कि हम लोगों का जो है त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल के बराबर हो गया। अब हम लोग क्या किए, समीकरण 3 में जो है DEB का क्षेत्रफल के जगह पर DEB के क्षेत्रफल के जगह पर जो है वो DEC का क्षेत्रफल लिख दिए, जो कि दोनों बराबर ही है। तो DEC का क्षेत्रफल लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको जो है उसके बाद जो है AD/DB ही है, तो AD/DB ही है। तो हम लोग इसको जो है इक्वेशन 7 कर लेते हैं, इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 6 और समीकरण 7 से
7 से। अब समीकरण 6 तुम देखो, समीकरण 6 में क्या है, ADE का क्षेत्रफल, देखो समीकरण 7 में, देखो समीकरण 7 में भी है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसमें भी है त्रिभुज DE का क्षेत्रफल। देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों बराबर हो गया, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया तो दोनों आगे का जो है इसका बराबर नहीं हो जाएगा। तो समीकरण 6 और समीकरण 7 से हम लोग लिख सकते हैं AE बटे EC, AE बटे EC बराबर AD बटे DB, या हम लोग लिख सकते हैं, इसको इधर लिख दें तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब तुम जाकर देखो तो हमें प्रूफ क्या करना था, देखो हम लोग प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना था यहाँ, AD बटे DB बटे बराबर AE बटे EC, हम लोगों ने प्रूफ नहीं कर दिया, प्रूव्ड। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये चीज समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं, इसको हम लोग जो है BPT भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सिंपल सा हम लोगों ने क्या करा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको जो है हम लोगों ने पहले लिखा, उसके बाद सिद्ध करना क्या था वो हमने लिखा, उसके बाद हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करा कि जो भी दिया हुआ था उसके अलावा जो है हम लोग जिस चीजों से प्रूफ करना है उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखें। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उत्पत्ति मतलब जो है प्रूफ करना शुरू किए। हम लोग पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाले लंब ME मान के, उसके बाद जो है हम लोग जो है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकाले, इसमें लंब जो है यही था। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग का इक्वेशन 3 आया। उसके बाद जो है इसी प्रकार हम लोगों ने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाले लंब DM को मान के, DN को मान के, ये N है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोगों ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ये DEC का क्षेत्रफल निकाला जिसमें DN ही लंब था और आधार EC था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको डिवाइड करा जैसे हम लोगों ने पिछले बार करा था, उसको हम बाद हम लोगों का इक्वेशन 6 आया। उसके बाद हम लोग को ये चीज पता है जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी त्रिभुज का, अगर कोई भी त्रिभुज जो है दो समानांतर भुजा है और उसके बीच दो त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज जो है वो सेम आधार पर है और जो कि समानांतर भुजा है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा। तो दोनों त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग समीकरण 3 में जो है वो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल के जगह पर DEC का क्षेत्रफल लिख दिया और जो है AD बटे DB आ गया, वो इक्वेशन 7 आ गया। अब जो है हम लोगों ने देखा इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर था, तो हम लोगों ने जब बराबर किया तो हम लोग का आ गया AE बटे EC बराबर AD बटे DB, जो कि हम लोग अगर एक्सचेंज करके लिख दें, इसको इधर और इसको इधर कर दें तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना चीजें समझ में आ गया होगा। एकदम मैंने आसान भाषा में बताया और कैसे आपको लैंग्वेज लिखना है वो भी मैंने इजिली आप लोगों को बताने का कोशिश किया हूँ। चलिए हम लोग अगला प्रमेय देखते हैं, आपको इजिली चीजें जो है ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रमेय जो है इसी का थेल्स थ्योरम का ही विलोम है, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय का जो है वो विलोम है। क्या बोलता है थेल्स प्रमेय, क्या बोल रहा था कि अगर दो भुजाएं समानांतर है तो वो जो है जो भी जहां पर भी काटती है AD बटे DB हो जाएगा, मतलब वो समानुपाती होगा, AE बटे EC हो जाएगा, वो दोनों बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या बोला हुआ है, यदि दो रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो विभाजित करते हैं तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होगी, जबकि ये उसका उल्टा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि थेल्स विलोम थेल्स प्रमेय विलोम, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। ये हम लोग का हो गया थेल्स प्रमेय का विलोम। अब सिंपली जो भी हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है वही चीजें हम लोग जो है नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल सा एक पेन चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा ले लें, ग्रीन ले लेते हैं। चलो हम लोग का पहले क्या बोलता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। देखो क्या दिया हुआ है, ये त्रिभुज तुम्हारा ABC है, ABC है। अगर कोई रेखा जो है ये D मान लेते हैं, D जो है यदि एक रेखा जो है वो समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे DB बनाता है और बराबर जो है AE बटे EC बनाता है, तो तीसरी भुजा जो है तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी DE बटे BC होगा। ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल हम लोग जो है क्या क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं माना जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में प्रमेय में किया था वैसा ही हम लोग यहाँ करते हैं। माना सिंपली
माना ए बी सी एक त्रिभुज है, और सेम जो हम लोगों ने माना पिछले क्वेश्चन में लिखे थे मतलब प्रमेय में, सेम वैसा ही लिखना है। ए बी पर बिंदु डी और ए सी पर बिंदु ई है, और डी को मिलाया, डी और ई को मिलाया, बिंदु डी और ई को मिलाया। उसके साथ साथ हम लोग को दिया हुआ है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हम लोग को जो है क्वेश्चन में दे दिया है। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है ए डी बटे डी जो है पैरेलल है बीसी के। तो हमें सिद्ध करना है डीई पैरेलल बीसी। बस हमें यही चीजें जो है वो सिद्ध करना है। ये जो है तुम्हारा पहला प्रमेय का उल्टा है, इसलिए हमने लिखा है थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी रचना किए थे, इसमें भी रचना करेंगे। एक सिंपल सा रचना है। रचना इस तरह से करेंगे, जो पहला प्रमेय का यूज कर रहे होंगे कि एसी पर भुजा एसी पर बिंदु ई डैश मान लो, चाहे कुछ भी मान सकते हो, ई डैश ऐसे लिया कि उसके बाद इसको जो है इसको मिला लो, डी को ई से मिलाने पर, डी को ई डैश से मिलाने पर डी ई डैश पैरेलल जो है वो बीसी है। सिंपल सा। अगर डी ई डैश पैरेलल जो है, हम लोग हमें प्रूफ क्या करना है कि डी पैरेलल है बीसी के। तो हम लोग मान लिए कि एसी पर एक ऐसा पॉइंट है ई डैश जो कि जो है डी पैरेलल है बीसी के, डी पैरेलल है बीसी के। तो अगर डी पैरेलल है बीसी के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रमेय 1 से कि ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई डैश बटे ई डैश सी। ये हो जाएगा सिंपल। तो हम लोग क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, उपपत्ति करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं उपपत्ति या हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तुम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा। तो हम लोग का क्या है, ई डैश जो है पैरेलल है बीसी के। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई डैश बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा ई डैश सी। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल। अब यहाँ इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, एडी बटे डीबी बराबर जो है वो ए बटे ईसी है। ये तुम्हारा प्रमेय में ही दिया हुआ था। तो यहाँ पर तुम अगर देखोगे कि इसमें इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इसमें जो है एडी बटे डीबी है, इसमें भी एडी बटे डीबी है। तो दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो ए बटे ई सी, ए बटे क्या है ई सी बराबर ए सी डैश बटे ई डैश सी। ये हो जाएगा, इजी है, इतना समझ में आ रहा होगा। हो गया, ठीक है। तो ए बटे ई सी बराबर तुम्हारा ये हो गया ए सी बटे ई डैश सी। इतना समझ में आ गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो है हम लोगों ने यूज करके देख लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है हम लोग जो है एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक जो है जोड़ने पर, अब देखो एक मिनट,
हेलो 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 हेलो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ ई वन जो जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी प्लस वन बराबर ए सी डैश बटे ई डैश सी प्लस वन। क्या कर सकते हैं, या एक जो है LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा LCM, LCM नॉट LHS। ई सी बराबर जो है ए ई प्लस ई सी बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ जो है LCM जो है ई डैश सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी डैश प्लस जो है ई डैश सी हो जाएगा। अब देखो आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या अब देखो क्या है यहाँ पर, नीचे क्या है ई सी है, और यहाँ देखो ए ई प्लस ई सी, यहाँ क्या है देखो तुम इधर ए ई ए ई ए ई प्लस ई सी, ये ए सी हो गया सिंपल। यहाँ देखो ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी, तो ये तुम्हारा ए सी हो गया, तो ये तुम्हारा हो जाएगा ए सी बराबर, ये यहाँ क्या है ए सी डैश प्लस ई डैश सी, ए ए ई होगा यहाँ पे, देखो मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ई होता है, ई डैश होता है, सी डैश थोड़ी है कुछ भी, ई डैश है, तो यहाँ पर जो है ये ई डैश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए ई डैश, ए सी नहीं है ए ई डैश है, तो ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो ए ई डैश प्लस ए डैश सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए सी बटे यहाँ कितना है ई डैश सी। अब देखो ए सी से ए सी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, या हम लोग लिख सकते हैं ई सी बराबर जो है ई डैश सी है, यानी जो है तुम इससे कह सकते हो कि बिंदु ई सी बराबर जो है ई डैश सी आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि बिंदु बिंदु ई और ई डैश एक ही जगह है, एक ही जगह है। अगर दोनों बिंदु अगर एक ही जगह है तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ए डी बटे डी बी, मतलब हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी ऑलरेडी है और दिया हुआ है, तो अगर तुम्हारा जो है ये एक दूसरे का जो है वो ऑलरेडी जो है तुम्हारा वो कब हो जाता है, मतलब ये दोनों के का जो रेशियो अगर बराबर हो जाता है, तो प्रमेय वन से तो अगर तुम देखोगे तो जब कब होता है ऐसा सिचुएशन, जब जो है दोनों जो है वो भुजा जो है वो पैरेलल हो जाता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं डी बटे बी सी जो है, अतः अतः डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगा। समझ रहे हो प्रमेय वन से, प्रमेय वन में क्या होता है कि अगर पैरेलल रहता था तभी तभी जो है वो तुम्हारा पैरेलल रहता था, तभी तुम्हारा भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता था, तो अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है यानी ये जो है वो पैरेलल हो जाएगा, तो अतः ये जो है चीजें प्रूफ हो गया। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा, सिंपल था ये। सिंपल क्या किए हम लोगों ने कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सीध क्या करना है, डी पैरेलल जो है वो बीसी का है, उसके बाद हम लोगों ने रचना करा कि मान लेते हैं कि ये ई नहीं ई डैश कोई पॉइंट है एसी पर जो कि उसके बाद जो है डी पैरेलल जो है वो बीसी बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चले, उसके बाद एक जोड़े दोनों में जो एक जोड़ने के बाद हमें पता चला कि बिंदु ई जो है बिंदु ई डैश जो है वो ई ही पर है, ठीक है। या तुम ये बोल सकते हैं ई जो है ई डैश पर ही है, तो अगर सेम बिंदु ही है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डी जो पैरेलल बीसी का है, ठीक है। वो तुम्हारा क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, प्रमेय वन से हम लोग ये कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना चीजें जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रमेय टू था। अब हम लोग जो है प्रमेय थ्री शुरू करते हैं। प्रमेय थ्री जो है तुम्हारा मैंने अगर तुमको याद होगा पिछले लेक्चर में लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था समरूपता की कसौटी। समरूपता की कसौटी में तुम्हारा था ए था, उसके बाद जो है तुम्हारा अगला प्रमेय था वो एस था, उसके बाद जो है तुम्हारा एस था। ये सब प्रमेय जो है मैंने बोला था कि अगले वीडियो में जो है हम लोग प्रूफ कर रहे होंगे, तो यही जो है समरूपता की कसौटी अब हम लोग प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। देखो क्या है यहाँ, सिंपल सा क्या है, तुम सिंपल सा, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उसके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समान यानी एक ही अनुपात में या समानुपाती हो और
इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये समरूपता का कसौटी था कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण जो है वो बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कसौटी था। तो हम लोग जो है इस प्रमेय में, जो 6.3 प्रमेय जो है, इसमें हम लोग प्रूफ भी कर देंगे कि कैसे वो समरूप था। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि समरूपता के लिए जो है, मतलब दो त्रिभुज अगर समरूप कब होता है। मान के चलो त्रिभुज, पहले इससे पहले हम लोग एक ये देख लेते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको अच्छे से पढ़ा था, तुम जाके देख सकते हो, तुमको इजीली चीजें समझ में आ जाएगा। मान के चलो ये त्रिभुज है, त्रिभुज, ये तुम्हारा त्रिभुज है ए बी सी, और तुम्हारा ये त्रिभुज है डी ई एफ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कितना है, डी ई एफ, तभी बोल सकते हैं जब कोण ए बराबर कोण डी हो, मतलब इसका संगत कोण जो है वो बराबर हो, कोण बी बराबर जो है वो कोण ई हो, कोण सी बराबर जो है कोण एफ हो, और इसका संगत भुजाओं का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। यानी ए बी बटे डी, ए बी बटे कितना है तुम्हारा डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर तुम्हारा बी सी बटे ई एफ। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम लोग बोलते हैं कि दो त्रिभुज जो है वो समरूप है। इतना समझ में आ रहा होगा, इतना क्लियर होगा। यानी समरूप होने के लिए क्या होता है कि हमारा जो है संगत कोण जो है वो बराबर होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो है वो भी एक कंडीशन नहीं, दोनों कंडीशन हो जाता होना चाहिए। पिछले कुछ वीडियो अगर तुम देखोगे तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन करा था, जिससे कि और भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो यानी संगत कोण जो है वो बराबर होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद साथ साथ जो है संगत भुजाओं का रेशियो जो है वो बराबर होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा समरूपता के लिए। अब लोग जो है हम लोग का समरूपता की कसौटी में क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग देखते हैं इसमें, देखो समरूपता की कसौटी में क्या बोल रहा है। अब हम लोग इसको जो है केयरफुली, इसको जो भी बोल रहा है उसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी दो त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज तुम्हारा डी ई एफ, दो त्रिभुज मान लेते हैं डी ई एफ। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में मतलब ये तुम्हारा ये चीज दिया हुआ क्वेश्चन में, सिर्फ ये तुम्हारा दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर संगत कोण बराबर हो तभी ये संगत भुजाएं जो है समानुपाती होती है। तुम्हारा जो है दिया हुआ सिर्फ यही पार्ट है, समझा, समझ में आ रहा है तुमको। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये बोल रहा है कि अगर ये होगा तभी ये होगा, मतलब त्रिभुज का समानुपाती होने के लिए क्या होता है कि त्रिभुज का कोण बराबर होना चाहिए और तुम्हारा जो है भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। लेकिन इसमें बोल रहा है कि भुजाएं अगर संगत कोण बराबर हो तो तभी ये संगत भुजाएं जो है समानुपाती होती है। तो यही चीज हमको प्रूफ करना है। हमें दिया हुआ है बस इतना है कि संगत कोण जो है वो बराबर होती है। तो अगर ये दोनों हो तभी ये हमारा जो है समरूप होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज दिया हुआ है, इसको हम लोग अगर प्रूफ कर देते हैं तो वो समरूपता का जो है कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जिस कारण जो है हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है समरूप है। ठीक है, इसको ए बोलते हैं या ए भी बोलते हैं। अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ लिख देते हैं कि दिया है, जो भी दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है दिया है, या तुम ऐसे लिख सकते हो इसको, दिया है ना करके इसको ऐसे कर सकते हो। माना कि हम लोग त्रिभुज एबीसी और डी एफ दिया हुआ तो नहीं है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसको कि माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं जिसमें कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है और कोण सी बराबर कोण एफ है। ये तुमको दिया हुआ है। हमें सिद्ध क्या करना है, यहां लिख सकते हैं सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। तो हम लोग को क्या करना है, ये
तुम्हारा कोण दिया हुआ है, संगत कोण जो है वो तुम्हारा बराबर है और सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी जो है वो त्रिभुज डीईएफ के समरूप है। तो हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं? ऑलरेडी संगत कोण बराबर है, अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि ए बी बटे डी, ए सी बटे डी एफ और बी सी बटे ई एफ है, तो त्रिभुज का पहला कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन अगर हम लोग प्रूफ कर दे तो वो इजिली सेटिस्फाई हो जाएगा, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। चलो हम लोग इसको जो है हम लोग दो केस लेकर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो है केस वो तुमको इजीली होगा, दोनों केस से अगर सॉल्व दोनों में से किसी केस से भी अगर तुम सॉल्व करते हो तो तुमको जो है उतना ही मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। और ये प्रूफ कैसे होगा? अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि एडी बटे मतलब जो है भुजाओं का समानुपाती जो है वो बराबर होना चाहिए, बस इतना हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं, जिसमें हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं जो कि दोनों त्रिभुज बराबर ही है, जिसके भुजाओं जो है वो बराबर ही है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ दो त्रिभुज लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी और डीईएफ में जो है वो ए बी बराबर डी है। ये मान के चलते हैं कि इसका एक एक भुजा जो है वो बराबर है, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एक एक भुजा मान के चलो ये दोनों जो है ए बी बटे डी बराबर है, और उसका जो है हम लोग का सारा कोण जो है वो बराबर ही है, सारा कोण जो है तुम्हारा वो बराबर ही है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये तीनों कोण जो है वो ऑलरेडी हम लोग का जो है वो बराबर ही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज एक भुजा बराबर हो और एक भुजा तुम्हारा बराबर हो, एक भुजा बराबर है, ठीक है, और उसका जो है एंगल जो है वो बराबर है। तो एक जो है तुम्हारा ये त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ का। कैसे होगा? वो होगा तुम्हारा ए एस ए। ये जो है 9th में अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, अगर ए एस ए मतलब अगर दो त्रिभुज में एक भुजा बराबर हो और उसके दो कोण भी बराबर हो ना, तो वो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम अगर हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए बी बटे डी तो हम ऑलरेडी माने थे, उसके बाद जो है अगर सर्वांगसम हो गया तो बीसी जो है बीसी बराबर जो है तुम्हारा बीसी बराबर ई एफ हो जाएगा, और जो है तुम्हारा ए सी बराबर जो है तुम्हारा डी एफ हो जाएगा। ये तुम्हारा इजिली जो है वो प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, अब हम लोग इजिली देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर तुम बोलोगे ए बी बटे डी है तो ये दोनों तो बराबर ही है, तो कट के 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर डी एफ बटे ई एफ। सब देखो ए बी बटे डी, ए बी और डी बराबर ही है, तो सब कट के 1 हो जाएगा। यानी जो है ये जो है भुजाओं का जो है संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। तो हम लोग अब बोल सकते हैं, अतः दो ही देखो समरूप प्रूफ करने के लिए दो ही चीज चाहिए होता है हमें। पहला जो है एंगल बराबर होना चाहिए, दूसरा भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। तो दोनों हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। किसी को लग रहा होगा ये प्रूफ हो गया, ये इजी मेथड है। तुम इस तरह से अगर एग्जाम में प्रूफ करते हो तो तुमको जो है 100 आउट ऑफ लाइक जितना भी है 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो तुमको पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो है वो मार्क्स मिल रहा होगा। अब क्या है कि कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इतना इजी मेथड तो कैसे हो सकता है, मतलब मान के चलो अगर ये मान लेते हैं कि ये जो है ए बी और डी जो है इक्वल नहीं मारते हैं, बड़ा छोटा मान लेते हैं, तब क्या होगा? तो चलो वो भी केस देख लेते हैं। तो केस 2 हम लोग ले लेते हैं, तो केस 2 और केस 3 जो है लगभग दोनों सेम ही होगा। केस 2 में हम लोग क्या मान सकते हैं कि डी जो है वो ए बी से बड़ा है, और केस 3 क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो डी के बड़ा है। तो केस 2 और केस 3 जो है एक ही जैसा जो है प्रूफ हो जाएगा। तो मैं एक ही लेता हूँ, डी जो है वो ए बी के बड़ा है। तो हम लोग केस 2 में ले लेते हैं, केस 2 माना कि त्रिभुज ऑलरेडी हम लोग का है, माना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में
डी ई बड़ा है ए बी से, सिंपल हम लोग ये मान लेते हैं। तो त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। अब इससे बड़ा हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ को। थोड़ा भाई टेढ़ और हो गया तो थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये त्रिभुज ही है तुम्हारा। पता चला बोल दिया कि त्रिभुज नहीं त्रिभुज ई डी ई सॉरी ये डी, ये तुम्हारा हो गया ई और एफ, ये है तुम्हारा मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग रचना करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग रचना किस तरह से कर सकते हैं इसमें, देखो हम लोग सिंपल सा है, दिया हुआ क्या था ऑलरेडी, केस 2 में हम लोग क्या दिया हुआ है ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ के, दिया हुआ है कोण ए बराबर जो है कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है, और सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समभुज जो है डी एफ। ये कैसे सिद्ध हो जाएगा, जब भुजा जो है अगर समानुपाती होती है, सिंपल सा रूल है समरूपता का, संगत कोण बराबर होना चाहिए, भुजा समानुपाती होना चाहिए। तो हम लोग को यही प्रूफ करना है बस कि भुजा समानुपाती होना चाहिए, ठीक है। यही प्रूफ करना है, हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग रचना शुरू करते हैं। रचना, भुजा रचना है भुजा डी पर, देखो लैंग्वेज जो है जो भी है ना वो अपने मन से लिखना शुरू ऑब्जर्व करो। और कैसे हो सकता है, देखो मैं कहीं से देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ सिंपल सा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और वही सिर्फ लिख रहा हूँ। भुजा डी पर बिंदु बिंदु पी क्यू मान लो इसको, तुम इसको मान लेते हो पी और इसको मान सकते हो क्यू। तो भुजा डी पर बिंदु पी और भुजा भुजा डीएफ पर बिंदु क्यू इस प्रकार है कि ए बी बराबर डीपी और एसी बराबर जो है तुम्हारा वो हो गया डी क्यू। और हम ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ था जो है सारा एंगल जो है ये डी ई के बराबर है। कोण ए बराबर जो कोण डी है, कोण बी बराबर जो है वो कोण ई है, और कोण सी बराबर जो है तुम्हारा कोण एफ है। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद जो है इतना है, और इसमें लिख सकते हो और पी क्यू को मिलाया। इतना कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, तुमको इतना समझ में आ गया। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ हम लोगों ने देखा कि भुजा डी पर बिंदु पी, भुजा डी पर बिंदु पी और भुजा डीएफ पर बिंदु क्यू, भुजा डीएफ पर बिंदु क्यू इस प्रकार है कि ए बी बराबर डीपी और एसी बराबर डी क्यू है। और जो है पी और क्यू को हम लोगों ने मिला दिया। सिंपल जो है तुम्हारा इस तरह से हो गया, समझ में आ रहा है। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखो चूंकि इससे पहले चूंकि लिखो चूंकि कोण ए बराबर कोण डी है ऑलरेडी, ठीक है, और भुजा ए बी बराबर डीपी है और एसी बराबर डीक्यू है। तो देखो एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांसम है त्रिभुज डी पी क्यू को का, त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांसम है त्रिभुज डी पी क्यू का। अगर दो त्रिभुज सर्वांसम है तो इसका क्या मतलब होता है कि उसकी सारा भुजा जो है वो बराबर होगी और सारा कोण जो है वो बराबर होगा। यानी ए बी बराबर जो है हमारा था डीपी और एसी बराबर जो है डी क्यू, और इसका जो है डीसी बराबर जो है, इसलिए बीसी बराबर जो है तुम्हारा वो पी क्यू हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है तुम्हारा कोण ए बराबर कोण डी तो था, उसका कोण बी बराबर कोण पी हो जाएगा। तो कोण बी बराबर जो है तुम्हारा कोण पी हो जाएगा। और कोण बी बराबर और क्या था, यहाँ पर अगर तुम देख सकते हो कि कोण बी बराबर जो कोण ई भी था, तो तुम लोग यहाँ लिख सकते हो कोण ई, यानी कोण पी बराबर कोण ई हो गया यहाँ से। उसके बाद क्या था तुम्हारा कोण बी बराबर कोण पी हो गया यहाँ से, और कोण सी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कोण क्यू हो जाएगा। और हम लोग कोण सी बराबर यहाँ पर कुछ और भी दिया हुआ था, कोण सी बराबर कोण एफ भी दिया हुआ था, यानी कोण सी बराबर कोण एफ भी दिया हुआ था, तो कोण एफ। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि कोण क्यू बराबर कोण एफ हो जाएगा, यानी ये कोण जो है कोण क्यू बराबर कोण एफ भी जो है वो बराबर हो जाएगा। अगर 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 दो अगर किसी त्रिभुज में एक रेखा का जो है उस पर जो कोण जो है तुम्हारा कोण अगर पी कोण ई बराबर है, यानी कोण पी और कोण ई बराबर है, और कोण क्यू और कोण एफ बराबर है, इसका मतलब जो है दोनों लाइन पैरेलल है। इतना आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसलिए दोनों से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए अगर तुम्हारा कोण पी कोण ई बराबर है, कोण क्यू और कोण एफ बराबर है, तो ये दोनों भुजा जो है वो समांतर होगा, ठीक है। इसलिए पी क्यू जो है वो समांतर होगा तुम्हारा किससे, ई एफ से। प्रमेय 1 तुम याद करो, यहाँ प्रमेय 1 क्या था कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर बिंदु लेते हैं और उसको मिलाने पर जो वो रेखा बनती है वो किसी भुजा के रेखा के अगर पैरेलल होता है तो वो जो है वो दो भागों लाइक समानुपाती होती है। वो जो भी बिंदु बांटता है उसको समानुपाती होती है, मतलब डीपी बटे ई पी ई हो जाएगा और डी क्यू बटे क्यू एफ हो जाएगा। मतलब तुम्हारा प्रमेय 1 से, तो तुमको यहाँ पर लिख सकते हो डीपी बटे पीई डीपी बटे पीई बराबर तुम्हारा ये कितना हो जाएगा डी क्यू बटे डी एफ, सॉरी क्यू एफ
तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, या करके लिख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं दोनों को, यानी हर को अंश में ले जाते हैं, अंश को हर में ले जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पी बटे डी पी बराबर, इसको भी क्यू एफ बटे डी क्यू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या हो गया, पी बटे पी डी पी हो गया, और तुम्हारा हो गया एफ क्यू बटे क्यू डी हो गया। सिंपल है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब सिंपली दोनों तरफ एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा, या पीई बटे डी पी प्लस 1 बराबर क्यू एफ बटे डी क्यू प्लस 1। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, जोड़ो दोनों तरफ एक, डी पी तुम्हारा लघुत्तम हो जाएगा, पीई प्लस डी पी बराबर तुम्हारा ये यहाँ डी क्यू हो जाएगा, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एफ प्लस डी क्यू। तो अब तुम्हारा जो है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो पीई प्लस डी पी, पीई प्लस डी पी, पीई प्लस डी पी, ये तुम्हारा हो गया डीई। तो तुम इसको लिख सकते हो डीई, या करके डीई बटे डी पी बराबर, और यहाँ पर देखो डी एफ क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू कितना हो जाता है, डी एफ हो गया, ये तुम्हारा हो गया डी एफ बटे तुम्हारा कितना हो गया, ये डी एफ बटे डी क्यू, डी एफ बटे डी क्यू। या हम लोग ये भी जानते हैं डीपी जो है वो ए बी के बराबर है रचना से, और तुम्हारा डी एफ डी क्यू जो है वो डी क्यू जो है तुम्हारा ए सी के बराबर है वो रचना से। देखो डी क्यू जो है ए सी के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं या डीई बटे डीपी के ए बी के बराबर है, तो ए बी बराबर डी क्यू बटे सॉरी डी एफ बटे डी क्यू जो है तुम्हारा वो ए सी के बराबर है, तो ये ए सी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रचना से। तो ये तुम्हारा इक्वेशन 1 हो गया, तुम्हारा ये इक्वेशन 1 हो गया। तुम यहाँ पर देख सकते हो कि जो है अब जो है तुम्हारा, अब इसको रचना से तुम इसको लिख देगा, इसको इक्वेशन इक्वेशन 1 मत मानो, इसको हम लोग पहले पलट देते हैं, तुमको इजीली और भी चीजें समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसको पलटते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पलटा इसी तरह से यहाँ पलट सकते हैं, या ए बी बटे डीई बराबर ए सी बटे डी एफ हो गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर गौर करोगे तो ए बी बटे डीई और ए सी बटे तुम्हारा ए सी है, ये ए सी होगा, ए सी बटे डी एफ आ गया। अब हम लोग का क्या है, बी सी बटे ई एफ हो गया, तो यानी जो त्रिभुज जो है समानुपाती हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे हम लोगों ने इतना चीजें करके प्रूफ करा, इसी तरह हम लोग को ये भी प्रूफ कर लेंगे। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, इसी तरह जो है ए बी बटे डी जो है डीई बराबर जो है हम लोग जो है बी सी बटे ई एफ प्रूफ कर सकते हैं, बी सी बटे जो है ई एफ प्रूफ कर सकते हैं। ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। बी सी बटे ई एफ कैसे प्रूफ होगा, पूरा का पूरा जो है हम लोग फिर से जो है ये सारा चीजें जो है कैलकुलेशन करेंगे, जितना भी हम लोग किए हैं वो दूसरा, जैसे ई एफ के पैरेलल माने हैं, तुम किसी और भुजा के पैरेलल अगर मानोगे तो तुम्हारा जो है बी सी बटे ई एफ भी है वो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं कि ए बी बटे, यहाँ देखो ए बी बटे डीई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। देखो अगर तुम गौर करोगे यहाँ ए बी बटे डीई, उसके बाद बी सी बटे ई एफ और तुम्हारा हो गया ए सी बटे तुम्हारा डी एफ, ए सी बटे डी एफ। तो ये जो है तुम्हारा भुजाओं, संगत भुजाओं का जो है वो समानुपाती जो है वो तुम्हारा बराबर हो गया, और ऑलरेडी जो है हमारा कोण जो है वो बराबर दिया हुआ था। तो दो त्रिभुज का समरूप होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि उसका संगत कोण जो है वो बराबर होना चाहिए। हमने प्रूफ ये कर दिया कि संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। तो हम लोगों ने इसको जो है 2 केस से प्रूफ करा। केस नंबर 1 जिसमें हम लोगों ने एक भुजा को जो है बराबर मान लिया, केस नंबर 2 जिसमें जो हम लोगों ने डी को ए बी से बड़ा मान लिया,
तो हम लोगों ने इस तरह से प्रूफ करा। अगर तुम ए बी को डी से बड़ा मानते हो ना, तो सेम प्रोसेस है, तुम इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। अगर तुम केस 1 से क्वेश्चन सोल्व करते हो, मतलब प्रमेय को प्रूफ करते हो, या क्वेश्चन केस 2 से, तो तुमको जो है मार्क्स उतना ही मिल रहा होगा। चाहे तुम केस 1 से सोल्व करना चाहो या केस 2 से प्रूफ करना चाहो, तुमको उतना ही मिलेगा। तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किससे सोल्व करना चाहते हो। ठीक है, देखो अगला प्रमेय क्या है, 6.4 जो है प्रमेय 6.4 एनसीईआरटी से ही है। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो उसके संगत कोण बराबर होता है। यानी हमारा हमें जो है ये पार्ट दिया हुआ है कि जो है भुजाएं जो है वो समानुपाती है, तो हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज जो है वो समरूप होगा, यानी एस 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 तीनों भुजाएं जो है वो समानुपाती है। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा, अगर समरूप प्रूफ करने के लिए हम लोग को ये प्रूफ करना होगा कि तीनों जो है संगत भुजाएं जो है वो बराबर होगी। मतलब समरूपता प्रूफ करने के लिए हमको जो है ये प्रूफ करना होगा कि संगत भुजाएं वो बराबर है कि, मतलब बराबर प्रूफ करना ही होगा, है कि नहीं क्या ऑप्शन नहीं है। और हमारा जो है ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, संगत भुजाएं जो है समानुपाती है। तो हमारा क्या था कि त्रिभुज को दो त्रिभुज समरूप तभी होगा जब उसके संगत भुजाएं जो है वो संगत कोण जो है वो बराबर होगा, जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी। सॉरी, संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होगा, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। और संगत कोण जो है वो बराबर होगा, वही हम बस अगर प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग जो है समरूपता प्रूफ कर देंगे। आई होप कि आप लोग को इतना जो है बेसिक चीजें जो है वो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सिंपल सा लिखते हैं, दो त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज है पी क्यू आर, या डी एफ ए बी सी, उसके बाद लिख देते हैं डी ई एफ। ऐसा कुछ त्रिभुज एबीसी और डी एफ करके दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना त्रिभुज, माना ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज है, और इसमें जो है तुम्हारा दिया हुआ क्या क्या है, वो जो है समानुपाती है। और ए बी बटे डी ई, और दिया है करके तुम लिख सकते हो, दिया है ए बी बटे डी ई, बी सी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर डी एफ बटे, सॉरी, ए सी बटे डी एफ, ए सी यहाँ पर अरेंज कर सकते हो, ए सी बटे यही कलम था, ए सी बटे डी एफ, ये तुम्हारा दिया हुआ। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फ्यूचर में काम आएगा तो इक्वेशन 1 से लिख दूंगा। ठीक है, तो अरे यार एक्स्ट्रा चीज कहाँ से आ गया। ठीक है, इतना चीजें समझ में आ गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ का। मतलब अगर ये जो है, अगर सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होगा, मतलब ये अगर अगर त्रिभुज दोनों समरूप होगा उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, वो जो है भुजाएं जो है समानुपाती होना चाहिए, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। और जो है एंगल जो है वो संगत कोण जो है वो बराबर होना चाहिए। वही हम अगर प्रूफ कर दें कि संगत कोण मतलब कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, और कोण सी बराबर कोण एफ है, अगर ये बराबर है तो हम लोग बोल देंगे कि त्रिभुज एबीसी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। आई होप कि आप लोग को जो है इतना चीजें समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग रचना करना शुरू करते हैं, क्योंकि रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रचना करते हैं हम लोग। चलो पेन चेंज कर लिए, हम लोग रचना करते हैं। रचना देखो, यहाँ पर एक डीई पर जो है एक बिंदु पी लेते हैं, और पी क्यू डी एफ पर जो है एक बिंदु क्यू लेते हैं, और दोनों को मिला देते हैं। इसी को बस लिख देना है। और जो है इस तरह से लिए हैं कि डीपी बराबर ए सी, ए बी बराबर जो है ये डीपी हो जाएगा, और ए सी बराबर जो है वो डी क्यू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लिए हैं। तो हम लोग यही चीज को सिंपली हम लोग लिख देते हैं कि बिंदु भुजा भुजा डीई पर बिंदु पी और भुजा डीएफ पर बिंदु क्यू इस प्रकार है
कि ए बी बराबर तुम्हारा हो गया डीपी, और ये बराबर है, ये बटा नहीं होगा तो ये हम लोग रिमूव कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ए सी बराबर जो है तुम्हारा ए सी बराबर जो है वो डी क्यू है, ए सी बराबर जो है वो डी क्यू है। और उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने पी और क्यू को मिलाया, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। और हमारा जो है इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से हम लोग, समीकरण 1 में दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग सबसे पहले ये चीज लिख लेते हैं कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई और तुम्हारा बी सी बटे ई एफ। तो हम लोग ये सिंपल यही चीज लिख लेते हैं, ठीक है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे तो क्या ई एफ। इसको लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। इतना तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा समीकरण 1 में जो है ये दो गो पार्ट हम लोगों ने उठाया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी और बी सी का मान जो है, ए बी और का मान डी पी और ए सी का मान जो है, बी सी नहीं था, ए सी हम लोग लेते हैं, यहाँ से ए सी का वैल्यू उठाते हैं, बी सी नहीं ए सी का, सिंपल सा था, इसको एरेज कर देते हैं और ए सी उठाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे बीसी से ही प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन एसी तुम्हारा जो है अभी हम लोग ड्रॉ किए हैं वो एसी के अकॉर्डिंग किया है, तो एसी बटे डीएफ कर सकते हैं इसको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जो जिस हिसाब से किए हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बी और ए सी का वैल्यू जो है डी पी और डी क्यू भर देते हैं। तो ए बी बराबर क्या है डी पी, तो डी पी बटे डी ई बराबर डी पी बटे कहाँ गया देखो, डीपी बटे डी ई हो गया, और तुम्हारा जो है एसी के जगह पर हम लोग भर सकते हैं डी क्यू, तो डी क्यू बटे डी एफ। इतना समझ में तुम लोगों को आ गया होगा, यहाँ लिख सकते हो तुम रचना से, इतना तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सबको पलट सकते हैं, तो हम लोग जो है डी को ऊपर ले जाते हैं, तो या डी बराबर डी बटे डी पी बराबर डी एफ बटे डी क्यू। अगर पलट देते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ, पीला जो है कलर बहुत खराब लग रहा है तो पीला हटा देते हैं, दोनों तरफ एक घटाने पर, मतलब माइनस करते हैं दोनों तरफ एक वन को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या डी ई बटे डी पी माइनस वन बराबर डी एफ बटे डी क्यू माइनस वन। अब लोग क्या लिख सकते हैं, या dp अगर लघुत्तम लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, de माइनस dp बराबर, और dq लघुत्तम लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, df माइनस dq। अब हम लोग घटा घटा के देखते हैं क्या हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या देखो de माइनस dp, de में से dp अगर घटाते हैं तो ये हो गया pe हो जाएगा, तो लिख सकते हैं pe बटे dp बराबर, इसमें क्या है कि df माइनस dq, यानी df पूरा में से dq अगर हटाते हैं तो qf बच जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं qf बटे dq। या हम लोग इसको इस तरह से अगर पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, या dp बटे pe बराबर dq बटे qf हो जाएगा, ठीक है। अब तुम यहाँ देख लोगे यहाँ क्या लिखा है, dp बटे pe और बराबर जो है dq बटे qf। तुमको याद आया प्रमेय 1 याद आ गया कि अगर भुजा समानुपाती होती है तो जो है pq जो है वो ef के पैरेलल हो जाएगा। तो इसलिए अगर भुजा समानुपाती है और बराबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये pq पैरेलल जो हो जाएगा तुम्हारा ef हो जाएगा, ef पैरेलल हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोग बोल सकते हैं कि कोण P जो है वो कोण E के बराबर होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कोण P जो है वो बराबर हो जाएगा कोण E के, और जो है कोण Q जो है वो बराबर हो जाएगा तुम्हारा
कोण एफ के। इतना अभी तक आप लोगों को आई होप कि जो है समझ में आ गया होगा। इतना ये जो है वो बेसिक था, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखो कि अगर कोण P जो है वो कोण E के बराबर हो गया यहाँ पे, और कोण Q जो है तुम्हारा कोण F के यहाँ पर बराबर हो गया। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि A जो है कोण D जो है दोनों के लिए कॉमन है, तो कोण D जो है हम लोग लिख सकते हैं कोण D जो है कोण D बराबर कोण D बराबर कोण D। तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज DPQ जो है त्रिभुज DEF के समरूप है। कैसे बोल सकते हैं? AAA से याद है प्रमेय, पिछले हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा है प्रमेय AAA। तो अगर तीनों त्रिभुज के अगर तीनों कोण बराबर हो तो वो जो है वो समरूप होता है, हम लोगों ने प्रूफ भी करा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये है तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज DPQ त्रिभुज DPQ समरूप होगा त्रिभुज DEF के। DEF के कैसे होगा? प्रमेय 1 प्रमेय ये 6.3 यानी AAAC, ये हम लोग लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना चीजें समझ में आ गया होगा। अगर ये तुम्हारा AA से अगर दोनों समरूप है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? भुजा जो है वो तुम्हारा समानुपाती होगा, और कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा? भुजा समानुपाती हो जाएगा। सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि DP DP मतलब ये त्रिभुज का भुजा और पूरा त्रिभुज का भुजा जो है समानुपाती हो जाएगा। देन DP बटे DE बराबर DQ बटे DF बराबर बेस जो है PQ बटे EF हो जाएगा। या हम लोग देखो DP और DQ का मान भरते हैं, रचना में हम लोग ने देखा था, रचना से DP का मान AB हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? AB बटे DE बराबर, और DQ का मान कितना था? ये AC था, तो DQ का मान AC था, तो AC बटे DF बराबर कितना है तुम्हारा? PQ बटे EF, ठीक है। तो इसको तुम जो है तुम समीकरण 2 मान सकते हो। अब देखो समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ देखो समीकरण 1 क्या है? AB बटे D BC बटे EF, AB बटे D BC बटे BC बटे EF और AC बटे DF, यानी AB बटे DE और AC बटे DF, AB बटे DE और AC बटे DF, अगर ये दोनों पार्ट अगर बराबर है यानी BC बटे EF भी होना चाहिए। तो BC बटे EF यानी BC बटे EF है, यानी PQ जो है वो जो है तुम्हारा वो BC के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से BC बराबर जो है वो PQ हो जाएगा, इसलिए BC बराबर जो है तुम्हारा वो PQ हो जाएगा। देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो हम लोग पहले ये त्रिभुज जो है फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, पीछे बार बार जाना पड़ रहा है। सिंपल सा हम लोग पहले ये त्रिभुज जो है तुरंत ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज ABC जिससे कि तुमको और चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया DEF था, DEF, ये तुम्हारा PQ है, ये डॉट 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 है P एंड Q। अब देखो तुम्हारा क्या है कि ये BC बटे PQ आ गया, BC बटे PQ आ गया, और जो है BC बराबर PQ सॉरी, और AB बराबर जो है तुम्हारा AB बराबर जो है वो तुम्हारा DP ऑलरेडी था, और जो है AC बराबर जो है तुम्हारा वो PQ और DQ ऑलरेडी था। ये कहाँ से था? रचना से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ के। कैसे हो गया? S से तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो वो सर्वांगसम हो गई। यानी हम लोग कह सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोण A बराबर जो है वो कोण D हो जाएगा, और कोण B बराबर जो है वो कोण तुम्हारा P हो जाएगा, और कोण P जो है तुम्हारा
अगर तुम देखोगे कोण P जो है तुम्हारा कोण E के बराबर है, तो कोण E हो जाएगा। उसके साथ साथ कोण C बराबर जो है वो तुम्हारा कोण Q हो जाएगा, कोण Q हो जाएगा, और कोण Q जो है तुम्हारा कोण F के बराबर है। यानी हम लोग इस कह सकते हैं कि कोण A बराबर जो है वो कोण D है, और कोण B बराबर जो है कोण E है, और कोण C बराबर जो है कोण F है। यहाँ से तुम लोग कह सकते हो। तो इसलिए अतः, और हमारा जो है वो भुजा समानुपाती है। तो दोस्त त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या होता है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, और भुजा जो है ऑलरेडी हमारा दिया हुआ था कि वो समानुपाती है। अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF प्रूव। तुमको इजीली जो है ये चीजें समझ में आ गया होगा। ये जो है तुम्हारा जो है तुम ब्रेक कर करके देख सकते हो। सिंपल सा क्या है कि हम लोगों ने पहले लिखा कि दिया हुआ क्या है। कुछ कुछ मैंने टीचर को ये भी देखा है कि वो बोल देते हैं कि इनमें जो है जो प्रमेय 6.4 क्या कहता है कि संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती तो है, उसके साथ साथ वो ये भी बोल देते हैं कि ये भी दिया हुआ है कि संगत कोण बराबर है। नहीं भाई, यही तो प्रूफ करना है जिससे कि समरूपता जो है वो प्रूफ हो जाएगा। दिया हुआ सिर्फ यही है कि संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती है। तो हम लोग रचना पहले किए, उसके बाद जो है हम लोग रचना से ये प्राप्त किए कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ था। उसके बाद जो है हम लोगों ने सारा चीजें जो है एक एक करके प्रूफ करा। आई होप कि आप लोगों को जो है इतना चीजें जो है वो समझ में आ गया होगा।